नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जापान एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है। वैसे तो आप सभी को पता है कि जापान का एजुकेशन सिस्टम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत एडवांस है। हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे कि ये जो एडवांसमेंट है जापान के एजुकेशन सिस्टम में ये इतनी ज़्यादा है कैसे। सबसे पहले यदि बात करें एंशियंट टाइम में जब इंडिया धर्मगुरु होता था, तब एजुकेशन सभी लोगों के अनुसार होती थी। जिसको जैसा ज्ञान था उसी तरह की एजुकेशन उनको दी जाती थी। जिस तरह की आज भेड़ चाल स्कूलों में देखने को मिलती है उस तरह की भेड़ चाल नहीं थी। उस दौरान जितने भी लोग थे वो लोग एजुकेशन तो ले रहे थे, लेकिन उस तरह की एजुकेशन थी जिससे वो ज़िंदगी अच्छे से गुजारा कर सके और एक अच्छे इंसान बन सके। लेकिन धीरे धीरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आते गए और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आने का जो सिलसिला शुरू होता है वो मुग़ल एम्पायर से शुरू होता है। इसके बाद धीरे धीरे बदलाव आते गए। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का टाइम आया तब हमारे एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों को लोगों की ज़रूरत थी वो लोग जो पढ़े लिखे अनपढ़ हो। इसका मतलब ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेजी पढ़ सके, जो अंग्रेजी समझ सके, लेकिन वो अपने आप से कभी क्वेश्चन पुट ना करे। इसी तरह के लोगों की ज़रूरत अंग्रेज़ों को थी और अंग्रेज़ों ने इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में दे दिया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से लेके और अब तक कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कितनी अप्लाई होती है, इसका कितना रिजल्ट आएगा, ये तो दूसरी बात है। आइए जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जापान एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात यदि जापान एजुकेशन सिस्टम की करें तो पूरे के पूरे जापान में एक ही बोर्ड काम करता है जिसका नाम है MEXT, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि जापान में पूरे का पूरा एक ही एजुकेशन बोर्ड काम करता है। कोई बड़े से बड़े शहर में रहने वाला बच्चा और छोटे से छोटे गांव में रहने वाला बच्चा, दोनों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो गांव में है वो शहर में है तो उनका सिलेबस आगे या पीछे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है MEXT। इसके बिहाफ के ऊपर यदि कोई बच्चे माइग्रेशन करते हैं या बच्चों को स्कूल किसी वजह से छोड़ना पड़ता है तो उनकी पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता। यदि इंडिया में बात करें तो इंडिया में हर स्टेट का अपना एक अलग एजुकेशन सिस्टम है। जैसे हरियाणा एजुकेशन सिस्टम, ऐसे ही पंजाब एजुकेशन सिस्टम, यूपी एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा कुछ सेंट्रल लेवल के ऊपर भी एजुकेशन सिस्टम काम करते हैं जैसे कि CBSE। अब इन सब सिस्टम का अपना अलग वे है काम करने का, इन सब का पैटर्न अलग है, इन सब की वे ऑफ सिलेबस अलग है। ये सब अलग अलग पैटर्न से काम करते हैं। अगर बच्चे इस तरह कोई माइग्रेशन करना पड़ जाता है या फिर इनको किसी वजह से स्कूल चेंज करना पड़ जाता है तो उनके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। इसके बाद यदि बात करें, जापान में पहली बार बच्चा जब एग्ज़ाम देता है तो वो 10 साल का होता है तब एग्ज़ाम होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ पहली बार बच्चा एग्ज़ाम फेस करता है 5th क्लास में। इससे पहले बच्चों को स्कूल में एडिकेट सिखाए जाते हैं, कंट्री की रिस्पेक्ट सिखाई जाती है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरह के एडिकेट्स किस समय यूज़ करने हैं, देश की सफाई कैसे करनी है, घर की सफाई कैसे करनी है। ये सब चीज़ें बेसिक उनको करवाया जाता है ताकि देश के डेवलपमेंट में पूरे का पूरा योगदान दे सके। और जैसा आपको पता है कि आज के बच्चे किसी भी देश का कल का भविष्य होते हैं, तो जापान के एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चों में गुड एडिकेट्स आए। जबकि यदि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, UKG LKG से ही बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। पहले स्कूल में बच्चे को टीचर पढ़ाता है, उसके बाद जब बच्चा घर पहुंचता है
तो उसकी मम्मी या पापा में से कोई एक और टीचर बन जाता है। बच्चे का जो बचपन है उसको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया जाता है। और एडिकेट्स के नाम के ऊपर हमारे ना तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ या इतना ज़्यादा इंक्लूड है, और ना ही घर में इतने ज़्यादा एडिकेट्स सब बच्चों को दिए जाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को दिए जाते हों, लेकिन पूरी सोसाइटी में सभी बच्चों को इक्वली एडिकेट्स नहीं दिए जाते। यदि नेक्स्ट बात करें, जापान में लैब वर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जितना अच्छा वहाँ पे लैब वर्क करवाया जाता है, उतनी अच्छी वहाँ पे थ्योरी नहीं करवाई जाती। ये एक फैक्ट है कि यदि बच्चा लैब वर्क से ज़्यादा अच्छे से सीखता है कंपेयर टू थ्योरी, और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में यदि किसी को स्कूल ओपन करने हैं तो वहाँ पे सबसे मेन जो उस बोर्ड के द्वारा देखा जाता है उसकी लैब देखी जाती है कि लैब किस तरह की है। जबकि हमारे यहाँ पे लैब के नाम के ऊपर कुछ रूम्स होते हैं, उन रूम्स में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ नहीं होते। मैक्सिमम लैब वर्क हमारा केवल इमेजेस के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू ही करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बोरियत फील होती है। इसके बाद यदि बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बच्चे को एक दिन में 6 घंटे का टाइम दिया गया है, जबकि जापान में एक बच्चे को 8 घंटे का टाइम दिया गया है एक दिन में। 8 घंटे का टाइम 2 घंटे एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए इंडिया के कंपेयर में, ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क कर सकें। जिस तरह हम इंडिया में कहते हैं सरस्वती माँ को हम पूजते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे स्कूलों में जब प्रेयर करवाई जाती है या बच्चा क्लास में जब एंट्री करता है तो वो शूज़ पहने हुए ही एंट्री करता है। जबकि जापान में ऐसा नहीं है। जापान में जो भी बच्चा स्कूल में एंट्री करेगा, ये फिर उसके बाद क्लास में एंट्री करेगा, क्लास के बाहर हमेशा एक शूज़ बॉक्स लगा होता है। बच्चे अपने शूज़ वहाँ पर उतारते हैं और उसके बाद क्लास में एंट्री करते हैं। यदि हम बात करें हमारे इंडिया के स्कूलों में एवरेजली 15 से 25 सफाई कर्मचारी मिलते हैं जो पूरे दिन स्कूल की सफाई करते हैं, और बच्चे स्कूल को गंदा करते रहते हैं। उनको इस बात का नहीं पता है कि स्कूल की सफाई कैसे की जाती है। जहां मन करता है वहीं पर ही रैपर डाल देते हैं। इसके अलावा यदि बात करें जापान की, तो जापान का एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस है। वहाँ पे सब बच्चों को स्कूल की सफाई करनी पड़ती है, सबकी ड्यूटी लगाई जाती है, पूरी सफाई को मॉनिटर किया जाता है और सब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब बच्चे खुद सफाई करते हैं तो आप ही सोच के देखिए, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट वो पोल्यूट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं।